आप सभी को नमस्कार। हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी हैं। बहुत ज्ञान की बातें करी हैं जो कि विचित्र लगती होंगी कि एक मूल प्रकृति है जो कि अनंत है और केवल ऊर्जा है और अनंत काल के लिए है। और उसी से ये जो प्रकृति को हम लोग देखते हैं वो पैदा हुई है। और ये जो प्रकृति पैदा होती है इसके तीन गुण होते हैं: सत्व, रजस, तमस। और यही तीन गुण मूल प्रकृति में भी होते हैं: सत्व, रजस, तमस। और एक और तत्व है जिसमें ये तीन गुण नहीं होते हैं, जिसको कि हम पुरुष बोलते हैं, जो पैदा नहीं होता, जो मरता नहीं है, जो प्रकृति को कंट्रोल करता है। और कई सारे पुरुष होते हैं और उनमें से कई सारी प्रकृतियां निकलती हैं, लेकिन मूल प्रकृति एक है। फिर सबसे पहले निर्माण होता है बुद्धि का। बुद्धि से आता है आपका अहंकार। अहंकार जो है वो सब करता धरता है, वही सब पैदा करता है। वो सब्जेक्ट भी बनाता है, वो ऑब्जेक्ट भी बनाता है। वो मानस, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री एक तरफ, और दूसरी तरफ तन्मात्राएं और पंचमहाभूत बनाता है। तो इन सब को हम कैसे मान लें कि ये ज्ञान जो है ये सही ज्ञान है? इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रूफ क्या है? ये जान लेना जरूरी है। जब हम प्रमाण और प्रूफ को समझने लगते हैं तब कोई संदेह की बात नहीं रह जाती, कोई डाउट नहीं रह जाता। और तब हम मानने पे मजबूर होते हैं। और तब हमको दर्शन मिलता है। पूरे ब्रह्मांड का दर्शन मिलता है, मूल प्रकृति का दर्शन मिलता है, अपना अपने पुरुष का दर्शन मिलता है, बुद्धि का, अहंकार का, मानस का, इंद्रियों का, तन्मात्राओं का, पंचमहाभूत का समस्त दर्शन मिलता है। और हमको ये भी समझ में आता है कि कितनी योनियां हैं हमारी। देवी देवता इसी प्रकृति में हैं जिसमें हम हैं। पशु भी सारे इसी प्रकृति में हैं जिसमें हम हैं। और ये प्रकृति शुरू कैसे होती है, ये प्रकृति कहाँ तक जाती है, कहाँ खत्म होती है, लौट के कैसे आती है, कहाँ जाके वापस मिलती है, और हम कहाँ कहाँ कौन कौन से तत्वों में ट्रैवल करते हैं, कितने प्रकार के तत्व हैं। तो ये अलग अलग बहुत सी बातें हैं जो कि हम लोग सीखते हैं या हमने चर्चा भी करी है। तो अब देखते हैं कि इसका ज्ञान सही है, ये ज्ञान जो सांख्य का ज्ञान है वो सही है, या जो योग का ज्ञान है वो सही है, इनके प्रमाण क्या है? तो सांख्य और योग के प्रमाण एक ही समान है। दोनों में तीन प्रमाण होते हैं और दोनों के तीन प्रमाण एक ही हैं। तो जब आप सांख्य के प्रमाण जान जाते हैं, आप योग के भी प्रमाण जान जाते हैं। तो जब आप योग के सूत्र पढ़ते हैं, आपको पूछना नहीं पड़ता है कि इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रूफ क्या है कि ये सही ज्ञान है। और सिमिलरली सांख्य में भी आपको अलग अलग तत्वों को लेके सवाल नहीं करना पड़ता है।
इन प्रमाणों के लॉजिक को आप जब समझते हैं, इनको जब आप उस नजरिए से देखते हैं और उसका लॉजिक का प्रयोग करते हैं, तो एक एक तत्व खरा उतरता है प्रमाण पे, और आपके अंदर एक कन्विक्शन आ जाती है। आपकी सोच एक दूसरी दुनिया का दर्शन करती है, जो कि साधारणतः लोग जो धरती पे हैं वो उस तरीके से देखते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, वो अज्ञानता में है। और उस अज्ञानता के कारण उनको जीवन में बहुत कष्ट, बहुत दुख, बहुत बोल सकते हैं टॉर्मेंट उठाना पड़ता है। और उस दर्द, दुख को, उस पेन को, सफरिंग को, सौरों को रिमूव करने के लिए ऋषियों ने, मुनियों ने, योगियों ने, सांख्यों ने, सब ने बहुत 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 कोशिश की है, और एक लिटरेचर को लिख के प्रेजेंट किया है भारतवासियों के सामने कि इसको पढ़िए। और इस तर्क पे ये आधारित है, इन प्रमाणों पे ये आधारित है। और जब उन प्रमाणों को हम समझते हैं सही तरीके से और उसके अनुसार अब हम देखते हैं हमारी दुनिया को, हमारी सृष्टि को और हमारे जीवन को, तब हमको अद्भुत लेवल का ज्ञान मिलता है। ऐसा ज्ञान मिलता है कि हम पूरे प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके कंट्रोलर बन जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये तीन प्रकार के प्रमाण क्या है। ये तीन प्रकार के प्रमाण जो हैं, हम लोग ने पहले भी चलते चलते कई बार डिस्कस किया है, बट आज इसको स्पेशली देखेंगे। सबसे पहला जो प्रमाण है वो है प्रत्यक्ष का, डायरेक्ट परसेप्शन। जिस भी वस्तु को मेरी आंखें देख रही हैं, मेरे कान उसकी आवाज को सुन पा रहे हैं, और मेरी बाकी इंद्रियां उनको परसीव कर पा रही हैं, फील कर पा रही हैं, सेंस कर पा रही हैं, तो वो सही है। वो ज्ञान जो इंद्रियां ले रही हैं वो सही ज्ञान है। ये प्रमाण है उसका, इंद्रियों का जानना उस बात का प्रमाण है कि वो है। मैंने अगर अपने मोबाइल फोन को देखा और पहचाना, तो वो प्रमाण है कि मेरा मोबाइल फोन उस समय वहां पर है। उसमें कोई अजम्पशन नहीं है, इसमें कोई रॉन्ग नॉलेज, फॉल्स नॉलेज, गलत ज्ञान नहीं है। मेरी इंद्रियां है ही ज्ञान की इंद्रियां, पांच। वो ज्ञान ही लेंगी, ज्ञान के अलावा कुछ काम ही नहीं है उनका। और वो अगर सही तरीके से काम कर रही हैं और उसका हम सही उपयोग कर रहे हैं, तो वो सही ज्ञान देगी। तो प्रत्यक्ष जो है वो पहली पहचान है, पहला प्रमाण है कि जो ज्ञान है वो सही है। अभी इन 25 तत्वों में से हम अपने पांच ज्ञान इंद्रियों को देख पाते हैं, पांच कर्म इंद्रियों को देख पाते हैं, पंच महाभूत को देख पाते हैं। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये है कि नहीं है, ये है। तन मात्राएं हमको नहीं दिखती है, लेकिन क्योंकि पंच महाभूत है, तो वो कहीं से तो आ रहे हैं। कौन बना रहा है उसको? उसका कुछ तो कारण है। तो वो जो कारण है, हर वस्तु का कुछ ना कुछ कारण है, वो इसका प्रमाण है कि तन्मात्राएं हैं। इसको अपने और डिटेल में देखेंगे। फिर दूसरा जो है वो है इन्फेरेंस। इन्फेरेंस मतलब तर्क के द्वारा, लॉजिक के द्वारा किसी भी ज्ञान को सही साबित करना। अभी एग्जाम्पल के तौर पे, ये जो तर्क वाला ज्ञान है,
एक मैं आपको पहले देता हूं, फिर मैं बताता हूं कि ये इन्फेरेंस वाला, लॉजिकल इन्फेरेंस वाला ज्ञान कितने प्रकार का होता है। पहला तो आप एग्जाम्पल ले लीजिए अग्नि और धुएं की। जहां पर भी आग लगेगी वहां पर धुआं उठेगा। जितनी बड़ी आग होगी उतनी धुएं की लपटें उठेंगी। तो जब हम ये जीवन में कई बार देख लेते हैं, तब हमको ये विश्वास होता है कि अग्नि और धुआं, फायर और स्मोक साथ साथ में होते हैं। अभी एक दिन क्या हुआ, मैंने अपने घर के खिड़की से एक बिल्डिंग थोड़े दूर में, करीब 1.5 किलोमीटर पे देखी कि उसमें बहुत काला काला धुआं उड़ रहा है, टॉप 3 फ्लोर से। तो मुझे जाके वहां देखने की जरूरत नहीं है कि उसमें आग लगी है कि नहीं लगी है। वो लॉजिकली, तर्क से इन्फर कर किया जा सकता है, धुआं उठ रहा है मतलब आग है। तो लॉजिकल इन्फरेंस भी एक प्रमाण है कि ये ज्ञान सही है। जबकि मैंने आग नहीं देखी, मैंने धुएं को देखा, लेकिन धुआं आग से जुड़ा हुआ है, इसलिए आग है। अब ये जो लॉजिकल इन्फरेंस होता है, ये 3 प्रकार का होता है। एक तो ऐसा समझ लीजिए, ये अग्नि और धुएं वाला। अग्नि होगा तभी धुआं होगा। लेकिन मैंने धुएं को देखा, इफेक्ट को देखा, कॉज को नहीं देखा, कारण को नहीं देखा, रिजल्ट को देखा। तो रिजल्ट मेरे को कारण का, कॉज का अपने आप मालूम चल रहा है। तो ये लॉजिकल इन्फरेंस का एक तरीका हुआ, जिसमें रिजल्ट को देख के मेरे को कॉज का पता चल रहा है। दूसरा, इसका उल्टा हो सकता है। आ, कौन बताना चाहेगा कि उल्टा एग्जाम्पल, जिसमें कॉज को देख के मेरे को रिजल्ट मालूम पड़ जाए? हाँ बोलिए। आग को देखता है, मैं आग को सामने से देखता है, हाँ, लेकिन धुआं धुआं मालूम नहीं होता। धुआं दिखता ही नहीं है, हमको दिखता नहीं है, वो कहाँ चला गया। तो ये एक हो सकता है। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि धुएं से ही आग निकलता है, सॉरी, आग से ही धुआं निकलता है। दोनों का कनेक्शन होता है। ऐसा नहीं होता है कि आग एक जगह लगी हो, धुआं दूसरी जगह निकले। जहां आग लगेगी वहीं से धुआं निकलना चालू होगा। आग के गर्मी से जो मटेरियल जल रहा है, उसकी जब ज्वाला, फ्लेम खत्म होती है, उसके बाद वहां से धुआं चालू होगा। मैं पूछ रहा हूं वो एग्जाम्पल जो इसका उल्टा हो। मतलब हम कारण देख के बता सके कि इसका ये रिजल्ट होगा। अभी मान लीजिए, बहुत लोग बोलते हैं, स्पेशली ये होता है बारिश के सीजन में, बादल हम्म। को देख के बोलते हैं कि बारिश होने वाली है ना। तो बादल जो है वो अगर काला हो, अंधेरा छा जाए, और बहुत सारे बादल हों, हवा ठंडी हो जाए, तब ये बोला जा सकता है कि ऐसे 5-10 बार पहले भी मैंने अनुभव किया है कि ऐसा कंडीशन होने से बारिश गिरती है। तो बादल से बारिश, ये एक तरीका है। इसका एक उल्टा तरीका भी हो सकता है कि मैंने देखा कि मेरे घर के बाहर की जो सड़क है वो गीली है, और मैंने देखा कि जो पेड़ है
उसमें से पानी की बूंदें धीरे धीरे जमीन पे गिर रही है, और मैं अपने घर से निकल के बाहर आया हूं। तो मैं ये अनुमान लगाता हूं, ये लॉजिकली इन्फर करता हूं कि बारिश हुई है इसलिए सड़क गीली है, बारिश हुई है इसलिए पेड़ के पत्ते गीले हैं और पानी बूंद बूंद कर गिर रहा है। तो इसके लिए जो शब्द है उसको अनुमान बोलते हैं। जैसे डायरेक्ट परसेप्शन को हम प्रत्यक्ष बोलते हैं, वैसे इसको हम अनुमान बोलते हैं। लेकिन ये जो अनुमान है, ये गैस वर्क नहीं है, ये एस्टिमेट वाला काम नहीं है, ये 100% है, सच है, ट्रुथ है, सही ज्ञान है। और इसमें भी अनुमान वाले प्रमाण में भी प्रत्यक्ष चाहिए। प्रत्यक्ष नहीं होगा, डायरेक्ट आपने नहीं देखा है, तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता। गीली सड़क नहीं देखेंगे तो बारिश का अनुमान नहीं लगा सकते, या बादल नहीं देखेंगे तो बारिश होने का अनुमान नहीं लगा सकते। अगर पहले आग नहीं देखी है तो धुआं और आग को आपस में जोड़ नहीं सकते। तो प्रत्यक्ष है डायरेक्ट परसेप्शन, और अनुमान आप बोल लीजिए इनडायरेक्ट परसेप्शन। आप डायरेक्टली नहीं देख के इनडायरेक्टली नॉलेज ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। ये सबको क्लियर है यहां तक? तो तीसरा जो तरीका होता है वो जनरल एग्जाम्पल्स में लिया जाता है। अभी मान लीजिए मैं सागर के किनारे गया और मैंने एक ग्लास में पानी भरा, सागर में से, समुद्र में से, ओशन में से पानी की लहर आई, मैंने भर दी, और उसमें से एक चम्मच लेके मैंने उसको चखा, टेस्ट किया। तो वो पानी मैं देखता हूं नमकीन है। तो जब मेरे को पानी नमकीन मिलता है तो मैं लॉजिकली ये इन्फर करता हूं, ये अनुमान लगाता हूं कि ये पूरा सागर नमकीन है। मेरे को पूरा सागर टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर भी प्रत्यक्ष है, जो मैं उसको टेस्ट कर रहा हूं वो प्रत्यक्ष है। वहां प्रत्यक्ष का काम सेंसिंग मेरी जीभ कर रही है। मेरी जीभ मेरे को बोल रही है ये सॉल्टी है। तो उससे मैं कंक्लूजन में पहुंचता हूं, लॉजिकली कंक्लूजन में पहुंचता हूं कि ये पूरा का पूरा जो समुद्र है, जो ये ओशन है, जो ये वाटर की इतनी बड़ी बॉडी है, ये सॉल्टी है। तो इन्फेरेंस ये तीन प्रकार के हुए। ठीक है। हम्म। अभी अ, तीसरा जो प्रमाण माना जाता है वो होता है आपका वर्बल टेस्टिमनी या वैलिड टेस्टिमनी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसको दो शब्दों में बोला जाता है। मेरे ख्याल से योग में अगामा बोलते हैं और सांख्य में आप्त वचन बोलते हैं। मतलब यह है कि अगर आपको कोई रिलायबल सोर्स जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिस पे आपका विश्वास है, वो आपको कोई चीज बोला है कि ये सच है, तो आप उसको मानते हैं क्योंकि आपको उसके ऊपर विश्वास है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी को हार्ट में पेन हुआ, हॉस्पिटल ले गए, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया, कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करके गए उनके पास,
और उन्होंने कहा कि देखिए ये आपका ये हार्ट का ये जो वॉल्व है ये 20% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। अब मैं डॉक्टर से वहां पे तर्क नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट का एक्सपर्ट वो है। और मैं उसको क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि मैं उसको ट्रस्ट करता हूं। अगर मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा तो जाऊंगा क्यों उसके पास? तो जब मैं उस पर ट्रस्ट कर रहा हूँ, वो जो मेरे को बोलता है उसको मैं वैल्यू देता हूँ, उसको मैं सच मानता हूँ, उसको मैं सही ज्ञान मानता हूँ, सही इंफॉर्मेशन मानता हूँ। उसका बोलना प्रमाण है, उसकी डिग्री, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस प्रमाण है। और जब हम स्पिरिचुअल मैटर्स की बात करते हैं तो उसमें जो वेद में लिखा हुआ है वो प्रमाण है, जो शास्त्रों में दिया हुआ है वो प्रमाण है। लेकिन कई प्रकार के शास्त्र हैं। जो मेन शास्त्र हैं, जो दर्शन शास्त्र हैं, वो स्ट्रेट वेद पे आधारित हैं। जो वेद के चार शास्त्र हैं उन्हीं तक ही सीमित है। हमारे अ, धर्म में बहुत प्रकार के शास्त्र हैं, अलग अलग लोग अलग अलग शास्त्रों को कोट करते हैं, उससे कंफ्यूजन हो जाता है। जो मेन शास्त्र है उसी को आपको बेस मानना है, उसी को सही ज्ञान मानना है, उसी को प्रमाण मानना है कि क्योंकि उसमें लिखा है इसलिए ये सही है, इस पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। अभी जो कुरान में लिखा है उस पे कोई मुस्लिम आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा। जो बाइबल में लिखा है उस पे कोई क्रिश्चियन आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा। जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है उसमें कोई सिख या खालसा आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, क्योंकि ये उनका स्क्रिप्चर है जिस पे उनकी आस्था है, जिस पे उनको ट्रस्ट है। उसमें ये बोला गया है इसलिए उसको सही माना जाता है। तो सांख्य में और योग में ये तीन प्रमाण माने जाते हैं। पहला, प्रत्यक्ष, जो आंखों से देखा जाए, कान से सुना जाए, डायरेक्ट जो हम रिसीव करें, वो प्रत्यक्ष। दूसरा, जो हम इनडायरेक्टली परसीव कर रहे हैं, वो अनुमान, जिसमें एक दूसरे को पैदा कर रहा है, वो अनुमान। और तीसरा, जो कि अगामा हो या आप्त वचन हो। आप्त वचन मतलब उसके वचन जिस पे हमको पूरा विश्वास है, तो उसको हम सही मानते हैं। उससे हम बहसबाजी नहीं करते, आर्ग्यूमेंट नहीं करते, उसको सीधा एक्सेप्ट करते हैं, उसके ऊपर बिलीफ सिस्टम बैठाते हैं, उसके ऊपर फेथ करते हैं, कन्विक्शन लाते हैं। और जब हम ये सब करते हैं तब वो ज्ञान हमारे अंदर अनलिमिटेड पावर पैदा करता है। अगर हम इस पे ये नहीं करेंगे तो वो हमारे अंदर अनलिमिटेड पावर पैदा नहीं करेगा। वो ब्रेक हो जाएगा पावर, वो लिमिट हो जाएगा। तो जिस जिस बात पे भी हमारी आस्था है, हमारी विश्वास है, हम उस पे फेथ कर लेते हैं, कन्विक्शन बिल्ड कर लेते हैं, वो हमको अनलिमिटेड पावर देने लगता है, अनलिमिटेड नॉलेज देने लगता है। हमारा माइंड का कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि जिस पे आप बिलीव करेंगे उसका पावर बढ़ेगा। ठीक है? तो ये तीन प्रकार के प्रमाण हो गए। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। यहाँ सबको क्लियर है क्या ये? ये जो सर समुद्र का एग्जाम्पल दिए उसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलेंगे कि अनुमान बोले? दोनों तो हो गया उसमें। नहीं, प्रत्यक्ष अपने आप में इंद्रियों से डायरेक्ट देखना है। ठीक है? और अनुमान में क्या होता है कि आप दो चीजों को देखते हैं और जिनका आपस में संबंध होता है। जैसे अग्नि और धुआं, इनका आपस में संबंध है।
अग्नि आएगी, बराबर। उसके बाद धुआं आएगा, हम्म। और अग्नि से धुआं निकलेगा, तो दोनों साथ में होते हैं और दोनों को ही प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं धुएं को, और हम अनुमान कर रहे हैं कि वहां आग है। समझ में आया? जी जी जी। ओके। सर, हाँ बोलिए। मैं जिसको ट्रस्ट करता हूँ वो हाँ। कभी कभी तो झूठ भी बोलता है, तब क्या करे? हाँ, तो आप फिर ट्रस्ट नहीं करते हैं ना। ट्रस्ट करेंगे तो आप क्यों बोलेंगे कि कभी कभी झूठ बोलता है? अच्छा। जिस पे आप ट्रस्ट करेंगे उस पे आप मतलब 100% ट्रस्ट करेंगे। ट्रस्ट या तो 100% होगा या तो 0% होगा। ये नहीं हो सकता है कि मेरा 90% ट्रस्ट है ना। या तो आप विश्वास करते हैं या तो नहीं करते हैं। या तो मैं सच बोल रहा हूँ या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये नहीं बोल सकते कि मैं आधा सच बोल रहा हूँ। आधा सच झूठ है। क्लियर है? हम्म। और किसी का क्वेश्चन? आगे बढ़े। हाँ सर। ओके। अभी जैसे देखिए, प्रधान, प्रधान मतलब मूल प्रकृति। आपको कैसे मालूम कि मूल प्रकृति एग्जिस्ट करती है? हम्म? मूल प्रकृति किसी ने देखी है? नहीं सर। नहीं। नहीं देखी है, तो कैसे मालूम वो एग्जिस्ट करती है? क्योंकि वो प्रकृति को पैदा कर रही है इसलिए। क्योंकि प्रकृति को पैदा करती है। श्रुति से, सुन सुनकर। क्योंकि प्रकृति को देखते हैं हम। मूल प्रकृति को पुरुष देख रहे हैं और प्रकृति पैदा हो रही है, इसलिए प्रकृति ही सब जगह इसलिए है। हम जान पाते हैं कि मूल प्रकृति है। तो आपको किसने बताया कि पुरुष मूल प्रकृति को देखता है और मूल प्रकृति प्रकृति को पैदा करती है? आपने वो देखा है? वेद से नहीं मतलब, वेद से आप जानता हूँ। नहीं आप ही नहीं के द्वारा रुकिए। ज्ञान मिला है सर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह नहीं नहीं सकती। रुकिए रुकिए। जी सर। ज्ञान का प्रमाण तीन होता है: प्रत्यक्ष, अनुमान और अगम। सर, तो ये जो आप बोल रहे हैं, ये कौन सा ज्ञान है? ये प्रत्यक्ष है क्या? आगम है। अगम। आगम आगम। हाँ, आगम है। आप तो वचन बोलेंगे सर। हाँ, हाँ, आप आप तो बच्चन। वचन भी बोल सकते हैं। सांख्य ये बोलता है कि ये अनुमान है, क्योंकि हर चीज कहीं ना कहीं से आती है। तो ये जो मूल प्रकृति है, इससे प्रकृति आती है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। हम लोग स्कूल में सब लोग पढ़े होंगे कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब होता है। जी सर। आपने देखा है क्या? नहीं। नहीं देखा है? तो किसने देखा है? साइंटिस्ट ही देखे होंगे। साइंटिस्ट ने देखा है। तो आप साइंटिस्ट की बात पे विश्वास कर रही हैं, है ना? सर। और उसको आप सही मान रही हैं, इसलिए साइंटिस्ट का देखना प्रमाण है। जी। तो वो जो टेबल, कुर्सी, दीवार, दरवाजा आपके घर का जो है, उन सब में मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब में इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, एटम्स हैं। वो सबसे बना हुआ है। जी। उसी प्रकार से जो प्रकृति है, वो मूल प्रकृति से बनी हुई है, जिसको वो लोग
एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स बोल रहे हैं जी सर। वो सूक्ष्म प्रकृति है, और जिसको हम प्रकृति बोल रहे हैं वो स्थूल रूप में हमको दिखती है। जी। हमको अपने ज्ञान इंद्रियों से दिखती है, आंख से दिखती है। लेकिन हमको आंख से एटम्स नहीं दिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखते हैं, प्रोटॉन्स नहीं दिखते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं दिखते हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। हम्म। अच्छा, अभी मूल प्रकृति प्रकृति को पैदा करती है जब पुरुष उसके पास आता है। इसका क्या प्रूफ है? क्योंकि प्रकृति को हम देख रहे हैं ना सर। हाँ, अपने को ही हम देख रहे हैं, तो हमें पता लग रहा है कि हमारा पुरुष मूल प्रकृति के पास गया, तभी हमारा शरीर बना और हम यहाँ आए। आपको कैसे मालूम कि पुरुष है? ये तो अनुमान से सर। अनुमान से कैसे? आपने प्रत्यक्ष से क्या देखा कि अनुमान लगाया? अनुमान में तो प्रत्यक्ष का अन, देखना होता है ना। अनुमान से, ये भी क्योंकि प्रकृति देख। आप तो वाक्य ही है सर, ये भी। ये भी, हाँ, ये भी आप्तवचनी है। ये भी, मतलब सरल तरीके से समझना हो तो उसको आप्तवचन अपने बोल सकते हैं, अगामा बोल सकते हैं। जी। अभी साइंस ने क्या किया? साइंस ने ये देखा है कि कॉन्शियसनेस जहां जाती है वहां पे क्रिएशन चालू होती है। मतलब मान लीजिए कि एक कोई एनर्जी है जो सो रही है, डॉर्मेंट है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, दिखाई भी नहीं दे रही है। उसके सामने कोई चेतना जाती है, चेतन तत्व जाता है, मान लो कोई इंसान जाता है हम्म। और उसको देखता है, तो जो एनर्जी नहीं दिख रही होती है, जो सो रही होती है, उसमें हलचल चालू हो जाती है और वहां पर कुछ बनने लगता है, मैटर। तो ये जो पुरुष है, ये वो चेतन तत्व है, ये वो कॉन्शियसनेस है। और वो मूल प्रकृति जो है वो सोती हुई ऊर्जा है, डॉर्मेंट एनर्जी है, जो इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस में है। और जब ये कॉन्शियसनेस या चेतन तत्व उस स्लीपिंग एनर्जी के पास जाता है तो वो एक्साइट होती है और वहां से मोशन चालू होता है, चेंज चालू होता है। अभी साइंस ये बोलती है कि इस यूनिवर्स की क्रिएशन बिग बैंग से हुई। और साइंस ये भी बोलती है कि जब कॉन्शियसनेस जाती है स्लीपिंग एनर्जी के पास तो वहां मूवमेंट होता है, वहां से क्रिएशन चालू होती है। तो सवाल ये है कि जब कॉन्शियसनेस जाती है स्लीपिंग एनर्जी के पास, जो मूवमेंट होता है और जो क्रिएशन चालू होती है, वो एक किस्म की छोटी बिग बैंग है, स्मॉल लेवल का वो बिग बैंग है। अच्छा, अभी इन्होंने 3000 साल पहले बोला कि पुरुष है। इन्होंने 3000 साल पहले बोला कि मूल एनर्जी, मूल प्रकृति है। साइंस आज बोलती है कि कॉन्शियसनेस है। साइंस आज बोलती है कि एक स्लीपिंग एनर्जी है और दोनों के पास आने से वो ट्रिगर होती है। और इनके अपने खुद के लॉज हैं कई जो उसको जस्टिफाई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है ये। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जो जो ऋषि मुनियों ने प्रूफ किया है, प्रत्यक्ष, अनुमान और अगामा के दम पे, वो मॉडर्न साइंस अपने एक्सपेरिमेंट के दम पे आज प्रूव कर रही है, पिछले 100 सालों में प्रूव कर रही है।
तो ऋषि मुनियों को इंस्ट्रूमेंट्स नहीं चाहिए। ऋषि मुनियों को मैथमेटिकल फॉर्मूले, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स और एक्सेलरेटर्स, ऐसा कुछ इक्विपमेंट की जरूरत नहीं थी। सिर्फ माइंड के पावर पे, जब आपका कंसंट्रेशन का एबिलिटी हाई होता है, जब आपके 25 तत्वों का ज्ञान पीक पे होता है, तब आपके पावर्स, नॉलेज पीक पे होते हैं। हम खुद ही एक अपैरेटस है, हम खुद ही एक मशीन है, लेकिन हम अपने आप को पीक परफॉर्मेंस पे नहीं चला पाते हैं, क्योंकि हमको किसी ने सिखाया ही नहीं इसका मेथड क्या है। तो जब ये मेथड आप सीखते हैं, तब आपको समझ में आता है कि जो हम सीख रहे हैं, जो हम जान रहे हैं, जिस पे हम चिंतन मनन कर रहे हैं, ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। ये अभी आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर स्लीपिंग एनर्जी है, ये सब 25 तत्व हम हैं। लेकिन हमको बाहर से एक शरीर दिखता है, तो हम बॉडी बॉडी करते हैं। लेकिन ये बॉडी मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरीली कंस्ट्रक्टेड बॉडी है। ये इंसान आज भी कोशिश करे कि हम एक इंसान की बॉडी बना ले, नहीं बना पाएगा। बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है ये। इसमें ये जो 25 तत्व है, ये एक एक तत्व अपने आप में खास है, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली स्पेशल है। उसकी अपनी खूबियां हैं। इसके प्रोसेसेस बहुत डिफिकल्ट हैं रेप्लिकेट करना। अगर किसी की आंख फट जाती है तो दूसरी आर्टिफिशियल आंख लगा लो भाई, दिखा दो उसको, नहीं दिखा सकते। किसी के कान का एक्सीडेंट हो जाए, अगला कान बना के घुसा दो अंदर, नहीं घुसा सकते। किसी की किडनी फेल हो गई है, आर्टिफिशियल किडनी बना के घुसा दो अंदर, नहीं कर सकते। ब्लड ही नहीं बनता आज तक। तो ये सब कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस है, और ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं, ये इन 25 तत्वों में सबसे इजीली समझे जा सकते हैं। और इन कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को इन 25 तत्वों के द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, शरीर से बीमारियां भी निकाल सकते हैं। जब आपका पूरे सिस्टम की क्लैरिटी आएगी, उसमें कोई गंदगी नहीं है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो आप तो ऑटोमेटिकली पीक परफॉर्म करने लगेंगे। आपकी आंखें, आपके कान, आपके नाक, आपकी जीभ सब पीक परफॉर्मेंस में चलेंगे। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पीक परफॉर्मेंस में चली जाएगी। आपके खाने का कन्वर्जन 100% होने लगेगा। आपके बॉडी के डिजीजेस गायब होने लगेंगी। आपकी इम्यूनिटी पीक पे होगी। आपका मेंटल कैपेसिटी पीक पे होगा। आपकी इंट्यूशन की पावर पीक पे होगी। आपके रिलेशनशिप्स पीक पे होंगे। आपके काम करने की कैपेसिटी औरों से 10 गुना 100 गुना ऊपर होगी। आपके लिए बड़े डिसीजन लेना इजी होगा। आपके माइंड में स्ट्रेस नहीं आएगा। आप लेंगे भी इजीली, देंगे भी इजीली। प्रेम आपके अंदर से बह के निकलेगा। वो आपका ल्यूब्रिकेंट रहेगा। आपको सब तरफ राम दिखाई देगा, हिंदू राम नहीं, वो निर्गुण राम। क्योंकि आपको मालूम है कि पुरुष जो है उसमें गुण नहीं है, वो निर्गुण है। तो आपको उन चीजों पे विश्वास होने लगेगा, धीरे धीरे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। लाइफ बढ़ने लगेगी। बाहर जंग लगी हो, आपके घर के ऊपर बॉम्ब नहीं गिरेगा, क्योंकि आप प्रकृति के कंट्रोलर बन जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, तामसिक प्रकृति से उठ के राजसिक प्रकृति, राजसिक प्रकृति से उठ के सात्विक प्रकृति, सात्विक प्रकृति से उठ के वो मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से उठ के पुरुष,
ऐसे हमको राइज करना है। ये एवोल्यूशन है मैन का। ये हमको कोई नहीं बोलता है कि आपको यहाँ पे आके इवॉल्व करना है। लोग बोलते हैं कि तुमको रिच बनना है, लोग बोलते हैं कि तुमको सक्सेसफुल बनना है, लोग बोलते हैं कि तुमको नेम कमाना है, फेम कमाना है, लेकिन ये कोई नहीं बोलता है। मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड। आज मेरे को मालूम चला कि उसकी वाइफ के पीछे जो सरनेम था कोई और सरनेम था। उसका फोटो किसी ने भेजा मेरे को। वो नागपुर में किसी स्कूल में प्रिंसिपल है। और वो मेरा जो फ्रेंड है वो मल्टी मिलियनर हो गया है, अभी अमेरिका में है। और जिससे उसने शादी करी वो मेरे वाइफ के क्लास में थी। हम लोग, मैं और मेरे वाइफ सेम इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं, और वो और उसकी वाइफ भी सेम मेरे ही इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं, सेम बैचेस में। तो क्या हुआ, वो रुपए के पीछे भागा और वाइफ छोड़ के आ गई। और वाइफ के चेहरे पे एज जो है बहुत ज्यादा दिखता है, मेरे वाइफ से कम 15 साल ऊपर का दिखता है। और उस लेडी के ऊपर मैंने अपने डॉटर का नाम रखा था। मेरे को उसका नाम इतना पसंद था कि मेरी बेटी का नाम उसके नाम पे है। तो जीवन में आप क्या करने आए हैं? इवॉल्व करने आए हैं, अपनी सफाई करने आए हैं, नीचे से ऊपर जाने आए हैं, कि रुपए के पीछे भागने आए हैं, हेल्थ के पीछे भागने आए हैं? लोग कहते हैं कि योगा करो, उससे शरीर ठीक रहता है, बीमारियां जाती हैं। आपको योग सूत्र में एक भी फिजिकल आसन नहीं मिलेगा, क्योंकि योगी अपने शरीर से नफरत करता है। योगी कहता है कि मेरे शरीर में कुछ बनता ही नहीं है सही। नाक से कचरा निकलता है, कान से वैक्स निकलता है, नीचे से यूरिन और शिट निकलता है, मुंह से सलाइवा निकलता है, बॉडी से स्वेट निकलता है। ब्लड भी बाहर कट काट के बाहर आ जाए तो कुछ दिनों में स्मेल करने लगता है। अगर आप नहाएंगे नहीं तो बॉडी से बदबू आने लगती है। बॉडी से कुछ अच्छा नहीं बनता है। एक कहानी है कि एक बहुत ही बड़े राजा थे, नाम मैं भूल रहा हूँ अभी। वो शिकार करते हुए जंगल में घुस गए थे, और वहां पर किसी एक आश्रम तक पहुंच गए। तो आश्रम किसी बड़े गुरुजी का था। तो वहां पर बाहर उनकी लड़की थी, सुंदर लड़की थी। तो उसको बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं इस इलाके का राजा हूँ। तो उसकी लड़की उसको बोलती है, लेकिन तुम मेरे शरीर से शादी करना चाहते हो। तो वो बोलता है, शरीर तो है हमारा हिस्सा, शरीर क्या अलग हो सकता है क्या आत्मा से और मन से? तो उसको बोलती है, ठीक है, तुम महीने भर के बाद आओ, मैं तुमसे शादी करूंगी अगर तुम रेडी है तब। वो आता है महीने भर के बाद। तो बिल्कुल बदसूरत, पतली, गंदी रहती है ये। तो आके इससे पूछता है कि वो गुरुजी की लड़की कहाँ है? बोले क्यों? बोले मेरे को उससे शादी करनी है, उसने महीना भर बाद बुलाया है। बोले मैं ही हूँ। वो घबरा जाता है, बोले तुम कैसे हो सकती हो? तुम्हारी सुंदरता कहाँ है? बोले मैंने तुमने तुम्हारे लिए भर के रखी है। बोले कहाँ भर के रखी है? बोले उन मटकों में है। तो उसको 7-8 मटके दिखाती है। वो जाके मटके खोलता है तो बदबू आती है गंदी। बोले ये क्या है? बोले जो मेरे शरीर से निकला है पिछले महीने भर में, मैंने तुम्हारे लिए भर के रखा है, तुमको मेरे शरीर से प्रेम हो गया था, शादी कर लो, आओ मेरे साथ शादी करो। तो राजा वहां से भाग जाता है। तो ये सब लोग भ्रम फैलाते हैं धंधा करने के लिए। जितना आपका चित्त
शांत रहेगा उतना आपका शरीर अपने आप शांत रहेगा, चमकेगा। जितना आप आर्टिफिशियल करेंगे उतना आप मुखौटा पहन रहे हैं। जितना आप मुखौटा पहनेंगे, किसके साथ मुखौटा पहन रहे हैं? प्रकृति के साथ मुखौटा पहन रहे हैं। प्रकृति सब जानती है आपके बारे में। उसी ने पैदा किया है, वही मारेगी, जो लाई है वही ले जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो 25 तत्व हैं, ये तत्व सारे एग्जिस्ट करते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है। साइंस बात करती है कॉन्शियस माइंड की, उसको हम मानस बोलते हैं। साइंस बात करती है सबकॉन्शियस माइंड की, उसको हम अहंकार बोलते हैं। हम अस्मिता की बात करते हैं, उसको वो ईगो बोलते हैं। साइंस बात करती है बुद्धि की, जिसको हम इंटेलेक्ट या यूनिवर्सल माइंड बोलते हैं। साइंस बोलती है कि हम क्वांटम पार्टिकल से यूनिवर्स बनता है। ये बोलते हैं कि मूल प्रकृति से प्रकृति बनती है। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन हैं, 5 प्रकार के मटेरियल बार है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एनर्जी और स्पेस। तो कहीं पर भी साइंस और सांख्य डिसएग्री नहीं करता है। इनफैक्ट जो साइंस आज बोल रहा है वो सांख्य से चुरा के बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं था। यहां से उठा लिया, अब दुनिया को समझा रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, पीयर रिव्यू कर रहे हैं, दुनिया के सामने नोबेल प्राइज ले रहे हैं। कोई एक्नॉलेज नहीं करता है कि हमने ये ज्ञान फर्स्ट यहां से लिया है और इसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया है। इसके ऊपर हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन किए, इसके ऊपर हमने मैथमेटिकल प्रूफ निकाला है। क्यों? उनको लगता है कि फिर हमारा जो वजूद है वो घट जाएगा। वो झूठी दुनिया में है। तो जो सांख्य को कंप्लीटली समझने लगता है और मॉडर्न साइंटिफिक व्यू से जोड़ने लगता है, वो पार है। साइंस कहती है ना कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मिलना चाहिए। सांख्य है मीटिंग पॉइंट, क्योंकि साइंस डेवलप ही सांख्य से हुई है। मैं बात कर रहा हूं फिजिकल साइंसेस की, मैं बात कर रहा हूं ये जो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स की, मैं बात कर रहा हूं कॉन्शियसनेस की, मैं बात कर रहा हूं आपके पार्टिकल थ्योरी की, मैं बात कर रहा हूँ वेव थ्योरी की, मैं बात कर रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स की, मैं बात कर रहा हूँ न्यूटोनियन मैकेनिक्स की। ये सब आपको सांख्य के 25 तत्व के मॉडल में मिलते हैं। ये मीटिंग पॉइंट है। और जब इस मीटिंग पॉइंट को आप समझने लगेंगे, आप एक दूसरी दुनिया में एंट्री करेंगे। दूसरा एक्सपीरियंस है। आप औरों को बोल नहीं पाएंगे। औरों को बोलेंगे तो बोलेंगे पागल है। आपको चुपचाप मजा लेना होगा। मेरे हस्बैंड तो मेरे को पागल बोलता है। वो सबके हस्बैंड सबको पागल बोलते हैं। तो ये क्या करते हो तुम, ये हाथ में ये सब लेके माला लेके ये तो क्लास क्यों करता हो? नहीं, हम लोग इंडिविजुअल व्यू पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ब्रॉडली थ्योरी की बात कर रहे हैं कि सांख्य की थ्योरी और उसकी थ्योरी, वेस्टर्न वर्ल्ड की थ्योरी आइडेंटिकल है। लेकिन वेस्टर्न थ्योरी मटेरियलिस्टिक है। साइंस आज भी स्पिरिट को नहीं मानता, जी सर। आत्मा को नहीं मानता। वो टर्म यूज करता है कॉन्शियसनेस, 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 क्योंकि उसके लिए वो सेफ टर्म है।
अगर वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करने लगेगा तो वो उसमें आ जाएगा, रिलीजन में। लोग बोलेंगे साइंटिस्ट लोग रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, उनको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उन्होंने नया टर्म निकाल लिया, कॉन्शियसनेस। उसकी बात करते हैं, क्वांटम मैटर की बात करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, वेव थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी की बात करते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। यहाँ तो फिर इसको क्लोज करते हैं यहाँ पर। यस सर। हम्म। हाँ सर। हम्म। ओके सर। तो जो साइंटिस्ट की बात आप मान लेते हैं, वो हम योगियों की बात, वेद की बात मान लेते हैं। जो वो लोग लॉजिकली इन्फर डिड्यूस करते हैं, वो हम लोग अनुमान से करते हैं। जो वो लोग सेंस ऑर्गन से देख के एक्सपेरिमेंटली रिकॉर्ड करते हैं, वो हम लोग प्रत्यक्ष से मान लेते हैं। फाउंडेशन नॉलेज का एक ही है और इसलिए नॉलेज भी एक ही है। ठीक है, चलिए फिर क्लोज बट करते हैं बट आज का। बट सर मेटेरियलिस्टिक साइंस में तो बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन भी रहते हैं। तो एक साइंटिस्ट कुछ बोलता है तो 20 साल 30 साल के बाद में दूसरा साइंटिस्ट उसको कॉन्ट्राडिक्शन करके बोलता है, फिर 20 साल हाँ 30 साल के बाद तीसरा साइंटिस्ट उसको कॉन्ट्राडिक्शन करते हाँ, वो ठीक है। हैं। मान पर लीजिए इधर तो एक हमारा। आदमी हाँ। मान लीजिए एक आदमी आकाश से देख रहा है, चांद से धरती को देख रहा है, और एक आदमी आपके पड़ोस के बिल्डिंग से देख रहा है। तो दोनों का पर्सपेक्टिव तो अलग होगा ना। जब पड़ोस की आपकी बिल्डिंग आज 10 फ्लोर की है, कल को 20 साल बाद तोड़ दी जाएगी और वहां पे 50 फ्लोर का बिल्डिंग खड़ा होगा, तो वहां ऊपर से अलग दिखाई देगा वापस। तो वेस्टर्न साइंस का यही प्रॉब्लम है, कभी धरती गोल है, कभी धरती फ्लैट है। वो लोग के अलग अलग इश्यूज हैं। तो ऊपर एटर्नल ट्रूथ सिद्धांत नहीं हुआ ना सर। अब हम उसको ही सिद्धांत या एटर्नल ट्रूथ बोल सकते हैं फाइनल, जो कि किसी भी स्थिति में बदलता नहीं है। मतलब किसी भी, जो आप बोल सकते हो मेटेरियलिस्टिक या किसी भी बाहरी, मतलब ये सब बदलता नहीं है, उसी को ही तो हम फाइनल ट्रूथ या सिद्धांत बोलेंगे। तो फिर हम वेस्टर्न साइंस को कुछ फाइनल ट्रूथ सिद्धांत की बोलेंगे नहीं। सर नहीं है अभी मीटिंग में।